हेलो क्लास, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी का 12th क्लास का ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ रहे थे। हम पार्ट 3 पे थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन संरचना के प्रारूप। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है फंक्शनल, एक डिविजनल। फंक्शनल जो होता है उसमें सिंगल प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, फंक्शन के आधार पर बांटा जाता है। और जो डिवीज़न होता है वो डिपार्टमेंट के आधार पर बांटा जाता है। जो फंक्शनल होगा उसमें क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट होता है कंपनी के पास, जिसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, HR, वन रिसोर्स, ये सब डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसमें क्या है, एक वन प्रोडक्ट के लिए सारा, मतलब एक ही कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, उसके लिए उसमें इतनी सारी जो क्रिया के आधार पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है। थोड़ा हम अंदर थोड़ा बुक में पढ़ेंगे, थोड़ा समझने के लिए और ज़्यादा। कार्यात्मक संगठन ढांचा का अर्थ पूरे संस्था को उनके द्वारा जाने वाली मुख्य क्रियाओं के आधार पर विभाजित किया जाता है। ठीक है, क्रियाओं के आधार पर विभाजित किया करने से है। संगठन ढांचा सबसे सरल और सर्वाधिक प्रचलित प्रसिद्धि पद्धति है। इसके अंदर क्या होता है, सभी क्रियाओं को अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। वन प्रोडक्ट है, बस इसके अंदर क्या होगा, परचेज डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा, सेल डिपार्टमेंट अलग हो जाएगा। एक निर्माण संस्था की सभी क्रियाओं को उत्पादन विपणन विभाग, फाइनेंशियल वित्तीय विभाग, ये सब विभाजित किया जा सकता है। और इसमें भी विभाजित करने के लिए जैसे हो गया, जैसे हमने बांटा है कि ये देखो, कहाँ गया, हम नीचे आएंगे, क्रियाओं को बांट दिया है। जो उपक्रिया उनको भी बांट दिया जैसे को मार्केटिंग के अंदर सेल, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, तो ये डिपार्टमेंट बांट दिए हैं अलग अलग। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, एक ही प्रोडक्ट की बात हो रही है। ये है फंक्शनल का। अब हम डिवीजन से आगे बढ़ने से पहले हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जानेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं फंक्शनल का। फंक्शन के हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस क्या है, विशिष्टीकरण का लाभ। अब क्या, एक ही बंदा प्रोफेशन के आधार पर बांट रहे हैं। फंक्शनल मतलब क्या, वो बंदा किसमें अच्छा है, एक्सपर्ट। आप जैसे मार्केटिंग में हो सकते हैं, मैं फाइनेंस में हो सकता हूँ, मैं अकाउंटिंग में हो सकता हूँ, आप भी अकाउंटिंग में हो सकते हो, आप किसी और अदर मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अलग अलग स्पेशलिटी के आधार पे काम को विभाग कराया जाता है। क्या, मुख्य क्रियाओं के आधार पर अनेक विभागों में विभाग कर दिया जाता है। मुख्य क्रिया को क्या करते हैं, अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और इसका क्या, एक विशेष प्रबंधक देख रेख करता है। मतलब एक जो मार्केटिंग का बंदा होगा वो मेन बंदा है, उसके अंदर सारे बंदे आएंगे, मार्केटिंग मैनेजर या जो भी होंगे, डायरेक्टर, वो उसके अंडर जितने बनाएंगे। तो क्या, एक ही बंदा है, एक ही मैनेजर है जो देख रेख कर रहा है। और इससे क्या होगा, समय कम होता है, समय कम की बचत होती है, काम अच्छे से होता है, क्योंकि एक बंदा नज़र रख रहा है और उसके अंदर अंडर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और समन्वय स्थापित मतलब क्या, अब देखो मार्केटिंग, सेल सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे डिपार्टमेंट। फाइनेंस हेल्प करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा बजट इतना है, तो उस हिसाब से मार्केटिंग होगी, है ना। तो उस हिसाब से मार्केटिंग होगी। कहीं ना कहीं कॉस्ट को कम करने के लिए कहीं ना कहीं तरीके अपनाए जाएंगे। प्रोडक्शन कितना, मतलब क्वांटिटी खरीदनी है, कितनी क्वांटिटी में कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल खरीदना है, ये सब क्या उन सेट करता है। कहीं ना कहीं क्या है, वित्तीय विभाग तो ऐसे क्या हो रहा है, बजट तय कर रहा है कि क्या है, एक दूसरे से सारे डिपार्टमेंट जैसे। इससे क्या हो रहा है कि अब एक मैनेजर है, सबसे जाके मिल लिया, बात कर ली, तो इससे क्या हो रहा है, काम आसान हो रहा है, समन्वय स्थापित होता है आसानी से, और प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि। अब वो क्या, एक मैनेजर है, वो इसी काम को करे जा रहे तो उसकी क्या कुशलता में वृद्धि हो रही है, साथ साथ एम्प्लॉय की भी हो रही है। प्रयत्नों की न्यूनतम दोहराई, मतलब इससे क्या है कि एक प्रोडक्ट है, अब उसके बारे में बात हो रही है और उसी से रिलेटेड हो रहा है। ये तो है नहीं कि अलग अलग प्रोडक्ट है, तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, उसके अंदर बंदे होंगे, क्योंकि उसके लिए उससे ज़्यादा कॉस्ट भी आएगी इससे। तो कहीं ना कहीं इससे कॉस्ट भी कम हो रही है, और इससे क्या, मानवीय संसाधनों का अच्छे से प्रयोग हो रहा है। हम कहाँ पे थे, इससे क्या कॉस्ट कम होगी, तो बार बार एक्टिविटी वो रिपीट नहीं होगी, क्योंकि ये ज़्यादा आपको अगले इसमें डिवीज़न में समझाएगा। क्योंकि जो डिवीज़न के एडवांटेजेस होंगे वो इसके लिए लिमिटेशन होंगे, क्योंकि वहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट है, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट है।
आप जब थोड़ा दोनों टॉपिक को थोड़ा और समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे, फिर ज़्यादा, और इससे पेपर में आपको आसानी होगी और ज़्यादा मतलब जल्दी आप समझेंगे और ज़्यादा अच्छे से मतलब आप केस स्टडी को पहचान पाएंगे। ट्रेनिंग प्रोडक्शन में सहायक मतलब क्या है, अब एक बंदा है जिसको जो आया फाइनेंस का बंदा आया, तो फाइनेंस के बस सिर्फ उसको रख लिया। फैसिलिटी क्या भाई मतलब क्या है कि आप जैसे आप अकाउंटिंग के बंदे हो, आपको उसी बंदे को अकाउंटिंग की ही नॉलेज देनी है। या प्रोडक्शन का है तो प्रोडक्शन से रिलेटेड समझा देना है, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देनी है तो उससे ही रिलेटेड काम करेगा। जैसे उदाहरण के लिए वित्तीय विभाग के कर्मचारी को केवल वित्तीय के मुद्दे से संबंधित ही परीक्षण दिया जाता है और सभी क्रियाओं को समान महत्व, मतलब क्या इसमें क्या है, सभी क्रियाओं को महत्व दिया जाए क्योंकि सारे एक दूसरे से जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि एक दूसरे से डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, तो इससे क्या सभी क्रियाओं को समान महत्व दिया जाता है क्योंकि सब अपने हिसाब से सब बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। इक्वल वेटेज ऑफ ऑल फंक्शंस, मतलब जो बंदे डिपार्टमेंट के उनको सबको महत्व दिया जा रहा है एक तरह से। पढ़ते हैं दोष, संगठनात्मक उद्देश्य की अवहेलना, मतलब क्या संगठन का जो उद्देश्य है उसकी ओर ध्यान नहीं देता। मतलब क्या है, अब विभाग के जो भी मतलब मैनेजर अध्यक्ष होंगे वो अपने इच्छा अनुसार काम करेंगे क्योंकि भाई वो डिपार्टमेंट मार्केटिंग है तो वो मार्केटिंग का अपना संभाल रहे हैं, कोई सेल का बंदा है तो अपना सेल का संभाल रहा है। तो यहाँ पे अब क्या है कि उस बंदे को बोले कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा प्रोडक्शन कंपनी को लॉस हुआ है, यहाँ पे तो सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, विभाग में वो अपने अपने उद्देश्य पे देख रहे हैं, तो इससे क्या है वो क्वालिटी या वो सबको देख नहीं पाएंगे क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्या होगा, बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। अब कहीं ना कहीं संगठन के उद्देश्य से ज़्यादा वो अपने डिपार्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करे। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है, उत्पादन विभाग अपनी साख बनाए रखने के लिए उच्च क्वालिटी का माल तैयार कर सकता है, अर्थात मतलब अपनी डिपार्टमेंट अच्छे से बना रहा है, अच्छे चलता रहे और अच्छे से मतलब अपना ये कहते हैं ना, नाम बना रहा है। उसी तथ्य में अनदेखा करते हुए उसने बाजार में मध्य क्वालिटी की क्या करना मध्य को एक मिनट क्या है, अनदेखा करते हुए बाजार में रोशन क्वालिटी का माल क्रैक करने का मतलब इसका ये है कि हम जो उत्पादन जो विभाग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है, अच्छे क्वालिटी का माल तैयार कर सकता है लेकिन फिर भी वो निम्न क्वालिटी का माल क्रय कर रहा है। कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी को। वो तो बचा रहा है कि सोर्सेज को थोड़ा बचा रहा है, रिसोर्सेज को बचा रहा है, निम्न क्वालिटी का माल दे रहा है मार्केट में। कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, कंपनी को लॉस होगा क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना तो फ़ायदा कर रहा है कि चलो हम कम बजट में हम माल तैयार करके दे रहे हैं, माल कम कर तैयार करके दे रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं कंपनी का प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, वो तो अच्छे से बना रहे हैं, तो इससे क्या हानि है। अंतर विभाग समन्वय में कठिनाई, मतलब सभी विभाग अध्यक्ष अपनी अपनी मनमानी से काम करते हैं, तो निस्संदेह इनमें विभाग के अंतर्गत समन्वय स्थापित होता है, केवल वह अंतर विभाग समन्वय में कठिन हो जाता है। अंदर और भी डिपार्टमेंट है, क्या है, डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, और भी डिपार्टमेंट है तो इनके साथ कोऑर्डिनेशन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। हितों का टकराव क्या है, प्रत्येक विभाग अध्यक्ष प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है तो वह अपने इस अहम को संतुष्ट करने के लिए अत्यधिक संसाधनों की मांग करता है और जिससे वह स्थिति संघर्ष उत्पन्न करती है। संपूर्ण विकास में बाधा, कहीं ना कहीं क्या है, इससे क्या कर्मचारी के संपूर्ण विकास में बाधा होती है। उसको डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ नहीं दिया जाता, बस उसको एक डिपार्टमेंट पहले बोल दिया, उसी वो जॉब को छोटे से वो जो भी विभाग में है उसी में काम करता रहेगा, उसी में विशेष कारण उसे डिसीजन मेकिंग का नहीं दिया जा रहा, उसे और भी डिपार्टमेंट के बारे में वो नहीं जान पाएगा। वो छोटे से विभाग के अंदर बस काम कर रहा है। उसको जैसे अगर बड़े से प्रोडक्ट के अंदर हो रहा है तो एम्प्लॉय क्या अपनी जॉब भी नहीं चेंज कर सकता। और क्या होगा, अगर डिवीज़न में होगा, अगर वो मल्टी प्रोडक्ट में होगा, डिवीज़न के अंदर होगा, तो मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी बहुत कुछ बना रही है, तो उसमें क्या वो अपनी जॉब प्रोफाइल चेंज कर सकता है, परचेज डिपार्टमेंट में जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो उसे इसी में काम करना पड़ेगा। अब डिवीज़न अथवा प्रभाविक संगठन ढांचा, डिवीज़न
जिसमें होता है मल्टी प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के आधार पे ढांचा तैयार होता है। संस्था को अनेक इस पूरे संस्था को उसके द्वारा उत्पादन किए जाने वाली उत्पादों के आधार पर विभक्त करने से है। मतलब प्रोडक्ट के आधार पर विभाग किया जाता है। जैसे नीचे हम एक ग्राफ में ये देख पा रहे हैं, जैसे अभी प्लास्टिक मटेरियल के लिए डिवीज़न अलग हो गया, मतलब डिपार्टमेंट हो गया। मटेरियल के लिए गया है, प्लास्टिक के लिए अलग है, मटेरियल का ही हो गया, प्लास्टिक का ये रहा। इसके लिए अलग मतलब क्या है कि प्रोडक्ट के आधार पर अब एक प्रोडक्ट होगा तो उसके अंदर प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, अलग अलग HR सब होगा एक ही प्रोडक्ट के लिए। तो और यहाँ पे कैसे, और यहाँ पे क्या मल्टी प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, तो मल्टी प्रोडक्ट के लिए हर डिपार्टमेंट, जैसे सेम परचेज, सेल, प्रोडक्ट के आधार पे है तो प्रोडक्ट के अंदर सारे डिपार्टमेंट आएंगे, उनके लिए अलग डिपार्टमेंट बनेगा। जैसे है मटेरियल, तो मटेरियल के लिए अलग बना है, अलग अलग उत्पादन है, प्रोडक्शन अलग है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग है, और सेवा विधि विभाग अलग है। और प्लास्टिक के लिए अलग है, प्लास्टिक का डिपार्टमेंट अलग है। डिपार्टमेंट अलग अलग, मल्टी डिपार्टमेंट हर प्रोडक्ट के अंदर बनते हैं। प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट से मतलब यहाँ पे मेनली। अब हम पढ़ते हैं उसके एडवांटेज। मतलब क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट, जैसे हम हमारी कंपनी लैपटॉप, जैसे आप लैपटॉप बना रहे हो, आईपॉड बना रहे हो, तो उसके लिए आपने आईपॉड बना रहे हो, उसके लिए अलग HR डिपार्टमेंट, अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अलग अलग सेल डिपार्टमेंट, अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब हम आईपॉड भी बना रहे हैं तो आईपॉड भी तो आईपॉड के प्रोडक्ट के लिए अलग से डिपार्टमेंट, अलग से HR, अलग से सारा होगा। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट, हर प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट के आधार प्रोडक्ट जो होंगे, प्रोडक्ट के अंदर डिपार्टमेंट बनेंगे, अलग उनके लिए स्पेशलिस्ट बन रहे होंगे। और सेल के लिए अलग, सेल के लिए उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। तो अब उनका हम पढ़ते हैं लाभ, पढ़ते हैं और डिवीज़न के। डिवीज़न उद्देश्यों का विकास करता है। मतलब डिवीज़न उद्देश्यों को अपने उत्पादन संबंधित सभी क्रिया, जैसे क्रय, सेल, परचेज, मार्केटिंग, उत्पाद, वित्तीय आदि को देखता है। यह चीज़ें एक डिवीज़न उद्देश्य को विभिन्न कौशल में विकसित करती है। क्या है, अब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा अध्यक्ष बना रहा है लैपटॉप का बना रहा है, तो लैपटॉप में ही वो सब सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारी चीज़ों में वो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट बन रहा है, क्योंकि वो पूरे प्रोडक्ट को संभालने के लिए एक हेड है। यहाँ पे बात हो रही है, जैसे एक क्लास को टीचर संभालने के लिए एक टीचर पूरी क्लास को संभालता है, तो ऐसे ही है। अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अलग अलग 6 सब्जेक्ट हैं हमारे, तो 6 सब्जेक्ट जैसे हमारी कंपनी के 6 प्रोडक्ट हैं, उसके अंदर अलग अलग सब, जैसे टीचर स्पेशलिस्ट सब बच्चों को पढ़ाता है, जो कमज़ोर है उनको, वो जो वीक है, जो स्मार्ट है थोड़ा, सबको पढ़ाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर सारे HR सब है, तो कहीं ना कहीं टीचर भी जान जाता है कि कुछ बच्चे को कितनी मतलब ज़रूरत है, उसको थोड़ा और एक्सप्लेन की ज़रूरत है, स्मार्ट बच्चे को थोड़ा कम की। तो कहीं ना कहीं क्या है, इससे क्या हो रहा है, डिवीज़न मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं टीचर एक्सपर्ट बन रहा है। इसी तरह से अध्यक्ष एक्सपर्ट बन रहा है, वो सेल भी संभाल रहा है, मार्केटिंग भी संभाल रहा है, फाइनेंस भी संभाल रहा है। अब क्या है, डिवीज़न परिणामों का आकलन किया जा सकता है। मतलब क्या है, अब क्या है कि अगर हमारे प्रोडक्ट अलग अलग होंगे तो हम आसानी से हम आकलन कर सकते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा। हम एक बंदे को बोल सकते हैं, जो अध्यक्ष होगा उसको बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पे एक प्रोडक्ट होगा, जैसे फंक्शनल के आधार पर, वहाँ पे बोल नहीं सकते, क्योंकि सारा डिपार्टमेंट बोलेगा डिपार्टमेंट मैं तो अच्छे से काम कर रहा हूँ, दूसरे डिपार्टमेंट की गलती है, तो वहाँ पता नहीं चला सकते। लेकिन क्या है, डिवीज़न में हमें पता है कि ये प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है, इसके लिए ये अध्यक्ष को बोल रहे हैं, ये अध्यक्ष जिम्मेदार होगा, क्योंकि यही सब संभाल रहा है, मार्केटिंग, फाइनेंस सब। अब क्या, एक अध्यक्ष है तो शीघ्र निर्णय लेगा, जल्दी क्विक डिसीजन मेकर होगा। अब क्विक डिसीजन मेकर से क्या होता है, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। जल्दी डिसीजन लेगा तो विकास होने का चांसेस भी सबसे ज़्यादा होंगे, और जल्दी डिसीजन लेने से काफ़ी फ़ायदा होता है। कभी मार्केट में अगर कोई चेंज आ रहा है और हम फटाफट डिसीजन लेते हैं तो कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होता है इससे। और क्या, विस्तार में सरलता, मतलब क्या एक्सपैंड करने में आसानी होती है। सबसे बढ़िया कि हमने, अब इससे क्या है कि एक बंदा है और वो बंदा ही संभाल रहा है, तो इस प्रत्येक उत्पादन के लिए एक अलग डिवीज़न स्थापित किया जाता है। यदि एक कंपनी एक नए उत्पाद बनाने में लेकर आना चाहती है, तो ऐसे पहले से ही स्थापित डिवीज़न को छेड़े बिना सरलता से किया जा सकता है। मतलब क्या है कि आपको, मतलब सेल बना है, जैसे हमारा मटेरियल के लिए डिपार्टमेंट अलग बना था,
मटेरियल के लिए, प्लास्टिक के लिए अलग डिपार्टमेंट में था। अब हम ये तो एग्जिस्ट करते थे दो, मतलब दो पहले से थे। अब हमने सोचा लैपटॉप भी बनाएंगे और लैपटॉप बनाएंगे तो उसके लिए अलग मार्केटिंग का, अलग अलग फाइनेंस का, अलग अलग वो बनेगा, क्या नाम है, डिपार्टमेंट उसके अंदर अलग अलग बनेंगे। तो इससे क्या है, हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे थे उनको कोई नहीं प्रॉब्लम हुई, उन्हें हमने नहीं छोड़ा, हमने ना उन्हें ना उसमें काम बढ़ाया, ना उनको दिया एक्स्ट्रा। हमने अलग से बना दिया एक और, जैसे एक अलग से ऑफिस खोल दिया, उसके अंदर अलग बंदे बिठा दिए जो इनके एक्सपर्ट्स थे। ऐसे ही है। अब फिर हमने आईपोड भी, अब हमने ये भी बना लिया। अब ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हम तीनों प्रोडक्ट बना रहे हैं। कोई कंपनी है वो तीनों बना रही है। अब वो चाहती है कि वो वॉच बनाए, तो उसने वॉच के लिए अलग से बना दिया डिपार्टमेंट, अलग से एचआर अलग से, सब फाइनेंस का अलग, तो अलग अलग बन गया। विस्तार से क्या एक्सपेंड करने में आसानी होती है। अब फंक्शनल में क्या है, एक प्रोडक्ट है उसमें आसानी है। अब उसमें प्रोडक्ट बना देंगे तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग है उसके अंदर बोझ पड़ेगा उनके लिए। अब यही है। अब यहाँ पे क्या है, लिमिटेशंस क्या है इसकी, क्या है, पहली बार विभाग के मध्य संघर्ष, मतलब प्रत्येक डिवीज़न अध्यक्ष अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। अपने इसके अहम को संतुष्ट करने के लिए वे अत्यधिक संसाधनों की मांग करते हैं। यह स्थिति उनके संघर्ष उत्पन्न करती है। मध्य क्या है, क्योंकि उनको ज़्यादा देखिए वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए अलग अलग उनको फाइनेंस की अलग अलग नीड पड़ सकती है, उन्हें संसाधनों की ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी दोबारा हो रही है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट है। तो कहीं अलग अलग प्रोडक्ट है तो हर प्रोडक्ट के अंदर चार फाइनेंस सब अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं से क्या संसाधनों की जरूरत अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा मतलब क्या संघर्ष करना पड़ता है। संसाधन कार्यों का दोहराई क्या, कार्य लगातार एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या हो रहा है कि प्रत्येक डिवीज़न के सभी विक्रियाएं जैसे उत्पादन, मार्केटिंग, वित्तीय आदि की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक कार्यों की अनावश्यक दोहरी होती है, अर्थात संसाधनों का दुरुपयोग होता है एक तरह से, दोहरा प्रयोग होता है एक तरह से। और क्या इससे कॉस्ट भी बढ़ती है और कहीं ना कहीं कॉस्ट ज़्यादा आती है। और स्वार्थिक सेल्फ एटीट्यूड से आर्थिक प्रवृत्ति, मतलब क्या, प्रत्येक डिवीज़न का यह है महत्व है कि वह बढ़िया प्रदर्शन करे। प्रयास रहता है कि वो अपना बढ़िया से बढ़िया काम करके दे। तो यहाँ तक कि वह ऐसा करने के लिए अनेक डिवीज़न के हितों को अनदेखा करते हुए उसकी स्वार्थिक प्रवृत्ति झलकती है। परिणाम से उसके ऐसे करने से पूरे संस्था के हितों को ठेस पहुंचती है। इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सेल्फ एटीट्यूड आ रहा है। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन अपने रोड पर फोकस कर रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन को देखने दी कि और भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें, नहीं, वो सिर्फ अपने पे फोकस कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या है, पूरे संस्था के हितों को ठेस पहुँचती है।